नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे MHD 1 का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो का काव्यत्व पर जो है आज चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं सबसे पहले इस यूनिट की प्रस्तावना पर। देखते हैं, पिछली इकाई में हमने जो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से जुड़े सवालों पर विचार विमर्श किया। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है और इसकी अप्रामाणिकता जो है, इस पर क्या क्या मत थे सभी विद्वानों के। तो ये हमने अपनी लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 में जाना। इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता, इसके रचनाकार, मूल पाठ, भाषा, काव्य रूप आदि पक्षों को जो है आप समझ चुके हैं। तो ये सब भी हमने यूनिट 1 में देखा। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो में अनेक संस्करण जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ रासो के काव्य सौंदर्य पर विचार करते समय दो पाठों को जो है आधार बनाया जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा शुकशुकी संवाद को ध्यान में रखकर निर्धारित पाठ तथा माता प्रसाद गुप्त द्वारा उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला के आधार पर जो है निर्मित पाठ। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, ये जो पृथ्वीराज रासो रचना है, इसके हमें कई रूप जो है वो देखने को मिले। तो आज हम इस पृथ्वीराज रासो की खूबसूरती को समझने के लिए मुख्य रूप से दो बड़े जो विद्वान रहे उनकी बात पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले विद्वान तो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने तोता और मैना की आपस में बातचीत को ध्यान में रखकर जो है इस कविता के हिस्से को चुना था, यानी कि पृथ्वीराज रासो के हिस्से को चुना। और जो दूसरे विद्वान हैं माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की पंक्तियों और उसके जो अनोखे छंद थे उनकी कड़ियों को मिलाकर इस हिस्से को जो है इन्होंने तैयार किया। इस इकाई में हमने सबसे पहले आपका परिचय जो है वो पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु से कराया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो की जो विषय वस्तु थी उसके बारे में इस यूनिट में बताया गया है। कथानक का परिचय देते हुए साथ साथ उसका मूल्यांकन भी जो है प्रस्तुत किया है। तो इस यूनिट में हम कथानक को जानेंगे और साथ में उसका मूल्यांकन भी देखेंगे। कथा विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई, संक्षेप में जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो कथानक हमें दिया गया वो बहुत डिटेल में नहीं बताया, बल्कि उसे शॉर्ट करके बताया है। यदि आप पृथ्वीराज रासो की कथा और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य परिशिष्ट पढ़िए, और इस पुस्तक की पूरी जानकारी जो है खंड के अंत में दी गई पुस्तकों की सूची में जो है मिल जाएगी। आगे देखो, कथानक के अंतर्गत हमने कैमासवध और कन्वज समय का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो जैसे जो पृथ्वीराज रासो है ये कई हिस्सों में बटी हुई है। उन्हीं हिस्सों में से इनके एक पार्ट में हमें कैमासवध और एक में हमें कन्वज समय के बारे में जो है बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है और इस यूनिट में हम इन दोनों के कथानक को जानेंगे और उनकी विशेषताओं की भी हम चर्चा करेंगे। मार्मिकता की दृष्टि से कैमासवध जो है वो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। कैमास प्रसंग को प्रामाणिक अंश माना जाता है, यानी कैमासवध को जो है असली अंश माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रसंग के छप्पे जो हैं वो पुरातन प्रबंध संग्रह से जो है हमें प्राप्त हुए हैं। अब कन्वज समय रासो का जो है महत्वपूर्ण अंश है। इसमें जयचंद की कन्नौज यात्रा और संयोगिता के अपहरण की जो है कथा आई है। तो ये जो कन्वज समय है इसमें हमें दो मुख्य पार्ट देखने को मिलेंगे। एक में तो हमें जयचंद की कन्नौज यात्रा के बारे में बताया गया है और दूसरे में जो संयोगिता का अपहरण हुआ था उसके बारे में है। इस प्रसंग में कवि ने क्या किया, श्रृंगार, युद्ध और यहाँ तक कि प्राकृतिक वर्णन का भी अवसर निकाल लिया है। कन्वज समय को जो है पाठ में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये था कि जो पूरी घटना है इसे लिखते समय कवि ने क्या किया, उन्होंने इसमें श्रृंगार की बातें भी जोड़ी। इसमें जो लड़ाई झगड़े और युद्ध का माहौल था वो भी दिखाया गया। साथ ही साथ मौसम और आसपास की जो सुंदर प्रकृति थी वो नज़ारा भी हमें देखने को मिला है। और इन सब की वजह से क्या हुआ, ये जो कन्वज समय वाला हिस्सा है इसको हमारे पढ़ने के लिए और इस पाठ को भी जो है इस यूनिट में शामिल किया गया है। पृथ्वीराज रासो के शिल्प पर विचार न किया जाए तो बात जो है वो अधूरी रह जाएगी।
चंद को छंद का राजा कहा गया है। उन्होंने क्या किया, कवित्व में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश से चली आती छंद परंपरा को नई चाल में ढाला और हिंदी में छंद संगीत का जो है सूत्रपात किया। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसके लिखने के तरीके और इसकी बनावट की जो बात है उसको समझने के लिए यहाँ बताया गया कि इसे लिखने वाले जो कवि थे यानी कि चंद बरदाई, उन्होंने क्या किया, इसमें छंद यानी कि बहुत तरीके के ताल और लय का इसमें हमें विस्तार से वर्णन बताया है और इसी वजह से चंद बरदाई को जो है छप्पयों का राजा माना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी पुरानी भाषाएं थी जैसे कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और जिस तरह की इन्होंने रचना लिखी वो सब हमें इन भाषाओं में दिखाई देती है। इन्होंने उसे क्या किया, एक नया मोड़ दिया और एक नया रूप देने का काम किया और जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें कविताओं को एक सुंदर संगीत और धुन के साथ गाने की जो शुरुआत हुई वो इसी से मानी जाती है। अब आइए इन पक्षों पर जो है विस्तार से बातचीत करें। उनकी कविता में अनुनासिकता, ध्वनि प्रवाह, लय सब मिलकर जो है संगीत का निर्माण करते हैं और उनका अभिव्यक्ति कौशल जो है अनूठा है। तो इनकी जो कविताएं हैं चंद बरदाई की, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो उसमें हमें जो नाक से निकलने वाली कोमल आवाज़ें होती हैं और शब्दों का जो एक बहता हुआ बहाव होता है, ये सब हमें इसमें लय और गीत के माध्यम से दिखाई देता है। ये सब चीज़ें जो है वो आपस में इस तरह मिल जाती हैं जैसे कि कोई सुंदर गाना चल रहा हो और अपनी बात को कहने और समझाने के लिए इनका जो एक हुनर का तरीका है वो भी बहुत अनोखा है। तो अब हम इन्हीं सब चीज़ों को जो है आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर विचार करने के लिए हमें एकाधिक पाठों को जो है आधार बनाना पड़ेगा। रासो के मूल रूप पर विचार करते समय हमने दो पाठों का विशेष रूप से उल्लेख किया था। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा शुक-शुकी संवाद को ध्यान में रखकर निर्धारित पाठ और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला के आधार पर जो है निर्णीत पाठ। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है ये कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया तरीके से लिखी गई है, तो हमें जो है एक से ज़्यादा लोगों के तैयार किए गए पाठों को देखना होगा। इसके लिए यहाँ हम दो लोगों के पाठों को देखेंगे। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को तोता और मैना की आपस की बातचीत के रूप में दिखाया और दूसरे माता प्रसाद गुप्त जिन्होंने इस बातचीत के तरीके को और छंदों की कड़ियों को जोड़कर अपना पाठ बनाया था। इसके बावजूद पृथ्वीराज रासो में जो प्रसंग सामान्य रूप से मिलते हैं वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि पृथ्वीराज रासो में हमें कौन कौन से प्रसंग देखने को मिलते हैं। तो पहला है इसमें आदि पर्व यानी कि जो कहानी की शुरुआत होती है वो। दूसरा है दिल्ली किल्ली कथा, जिसमें कि दिल्ली की कहानी बताई गई है। तीसरा है अनंगपाल दिल्ली दान, इसमें दिल्ली को जो है दान में देने की बात हमें दिखाई देती है। चौथा है पंग यज्ञ विध्वंस, जिसमें एक यज्ञ को तोड़ने या फिर उसे खत्म करने की बात की गई है। पांचवा है संयोगिता नेम आचरण, जो संयोगिता से जुड़ी हुई कहानी है वो हमें इस हिस्से में देखने को मिलती है। छठा है कैमास वध। सातवां है छठ ऋतु वर्णन, इसमें जो है हमारे पूरे साल में जो 6 ऋतुओं का मौसम आता है उसके नज़ारे को दिखाया गया है। आठवां है कनवट समय। नौवां है बड़ी लड़ाई यानी कि एक बहुत बड़ा युद्ध इसमें बताया गया है। और 10वां है बाणबंद। ठीक है, बाणबंद का जो है जिसमें तीर चलाने या फिर निशाना लगाने की बातें हमें बताई गई है। इस पूरे में 2 पाठ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है कैमास वध और एक है कनवट समय। तो इनको जो है हमें डिटेल में देखना है। इस इकाई में हम कैमास वध और कनवट समय पर जो है विशेष रूप से विचार करेंगे। पृथ्वीराज रासो एक चरित काव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज रासो में अधिकांशतः पृथ्वीराज के विभिन्न विवाहों एवं युद्धों की कथा है। आदि पर्व में पृथ्वीराज के पूर्वजों, पृथ्वीराज के जन्म, बाल लीला आदि का वर्णन है। रासो के अंतिम अंश में पृथ्वीराज द्वारा गौरी का शब्द भेदी बाण द्वारा वध का वर्णन है। साथ ही पृथ्वीराज की भी जो है मृत्यु हो गई है। तो यहाँ बताया गया कि जो पृथ्वीराज रासो है ये किसी एक पूरे जीवन पर लिखी गई जो है एक रचना है जिसका मुख्य नायक जो है वो है पृथ्वीराज चौहान। और इस पूरी रचना में ज़्यादातर हमें पृथ्वीराज चौहान की जो अलग अलग शादियां हुई और इनके द्वारा जो अलग अलग युद्ध लड़े गए इनकी कहानियां दिखाई देती है। इसके सबसे पहले हिस्से यानी कि जो इसका आदि पर्व है इसमें पृथ्वीराज के परिवार के जो पुराने लोग थे उनके बारे में और खुद पृथ्वीराज के जन्म के बारे में
साथ ही इनके बचपन के खेल कूद के दिनों के बारे में हमें बताया गया है। और इस रचना के बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा है उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, केवल आवाज सुनकर तीर चलाने वाले शब्द बेदीवान से क्या किया, मोहम्मद गोरी को मार दिया। और इस घटना के साथ ही क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का भी अंत हमें दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस रचना के कथानक को। इसे देखो, रासों का कथात्मक जो है इसमें मध्यकाल में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों एवं काव्य रूढ़ियों से जो है ये कसा हुआ है। कवि परंपरा से सुपरिचित है, उसका पालन करना और मौलिक उद्भावना द्वारा विकास करने की प्रतिभा से जो है संपन्न है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी जो कहानी है वो पुराने ज़माने यानी कि जो मध्यकाल में चलने वाली कहानी कहने का एक तरीका था और कविता लिखने के जो पुराने नियम थे उनसे पूरी तरह बंधी हुई है। और इसे लिखने वाले जो कवि हैं वो पुराने तौर तरीकों को बहुत अच्छी तरीके से जानते और पहचानते थे। वो उन पुरानी परंपराओं को तो मानते ही थे, साथ ही उनके पास एक और जो है हुनर भी था, जिससे वो क्या करते थे, वो अपनी नई और अनोखी सोच को जोड़कर कविता को आगे बढ़ाने का काम करते थे। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों के पात्र प्रायः सांचे में ढले होते हैं, वह अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे। इस स्थिति में रासोकार का चरित्र चित्रण सुखद आश्चर्य का विषय है। पृथ्वीराज कोई सांचे ढाल पात्र नहीं, वह अच्छाइयों एवं कमजोरियों का पुंज है। आज की भाषा में कहें तो पृथ्वीराज यथार्थवादी पात्र है, बहुत दूर तक। निसंदेह उसके चरित्र निर्माण पर मध्यकालीन प्रबंध काव्यों के आदर्शवाद की भी जो है छाप है। तो यहाँ पे बताया गया कि पुराने समय में जो लंबी कहानियों वाली रचनाएं लिखी जाती थी, उनके जो भी पात्र होते थे वो अक्सर एक ऐसे फिक्स डरे पर चलते थे, यानी कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो हर जगह केवल अच्छा ही रहेगा, और अगर कोई बुरा है तो वो पूरी तरीके से हमें सभी जगह बुरा दिखाया जाएगा। लेकिन इस मामले में हमारे रासों के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पात्रों को जिस तरीके से दिखाया उसे देखकर हमें एक बहुत ही अच्छी और चौंकाने वाली जो है खुशी मिलती है। इनके जो हीरो रहे पृथ्वीराज चौहान, ये ऐसे कोई सीधे साधे या फिर एक जैसे रहने वाले पात्र नहीं थे, बल्कि ये खूबियों और कमियों दोनों का ही एक मिला जुला रूप थे। अगर हम आज के दिनों की आसान भाषा में कहें तो जो पृथ्वीराज है वो काफ़ी हद तक एक जीते जागते और बिल्कुल असली लगने वाले जो है इंसान जैसे एक पात्र हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इनके इस चरित्र को गढ़ते समय पुराने समय की कहानियों में जो दिखाई जाने वाली बड़ी बड़ी और आदर्श की बातें थी उनका भी असर जो है हमें दिखाई देता है। पृथ्वीराज क्षत्रिय, सामंत, वीर, रसिक, विलासी, दृढ़ प्रतिज्ञ, शरणागत, वत्सल और चंद का जो है अभिन्न मित्र है। उसे अपने गुणों एवं दुर्गुणों का फल इसी जीवन में जो है मिल जाता है। तो यहाँ बताया, अगर हम पृथ्वीराज चौहान के स्वभाव को देखें कि उनका स्वभाव कैसा था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक क्षत्रिय राजा हैं, बड़े जागीरदार हैं, बेहद बहादुर और निडर हैं। कला और प्रेम के शौकीन भी पृथ्वीराज चौहान थे। खेल कूद का शौक रखने वाले खिलाड़ी अपनी बात के पक्के इरादे वाले हैं और अपनी शरण में आने वाले जो कमज़ोर लोग थे उनको ये रक्षा भी प्रदान करते थे। इसके साथ ही जो पृथ्वीराज चौहान है ये कवि चंद्रबरदाई के जो है सबसे पक्के मित्र भी माने जाते हैं। इनके स्वभाव की जो भी अच्छी अच्छी बातें थी और जो कुछ भी कमियां या बुराइयां थी वो इन सबका अच्छा और बुरा नतीजा इन्हें जो है इसी जिंदगी के अंतर्गत भुगता है। रासों में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिकता के विषय में चाहे जितना मतभेद हो, घटनाओं के उपस्थानापन का शिल्प यथार्थ परक है। कारण यह है कि उसमें पृथ्वीराज के मन का द्वंद्व छिपाया नहीं गया है, उसे प्रकट कर दिया गया है। रासों के आदि पर्व में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो पृथ्वीराज कालीन सामंती मूल्यों का जो है मनोरंजक दस्तावेज मालूम पड़ता है। पृथ्वीराज के पराक्रमी चाचा कन्हा थे। अब यहाँ बताया गया कि पृथ्वीराज रासों में जो भी घटनाएं हैं वो इतिहास से कितनी मेल खाती है और कितनी सच है, इस बात को लेकर भले ही विद्वानों में जो है मतभेद रहा हो, लेकिन जो इसके कवि हैं उन्होंने क्या किया, उन सभी घटनाओं को हमारे सामने जिस ढंग और जिस कला से रखा, वो जो तरीका था वो बिल्कुल ही अच्छा
और एक सटीक तरीका था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी कहानी में पृथ्वीराज के मन में जो भी विचार चलते हैं उन्हें कवि ने क्या किया, बिल्कुल भी छिपाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो सब कुछ साफ साफ जो है सबके सामने कवि ने रखे। इस रचना के सबसे पहले भाग यानी कि जो आदि पर्व था, इसमें एक ऐसी ही घटना के बारे में हमें बताया है जो उस समय के समाज के तौर तरीके, उनकी सोच और उनकी जिंदगी की जो जरूरी बातें होती हैं, इनको हमारे सामने जो है पेश करती है। और इसी हिस्से से हमें ये भी पता चलता है कि जो पृथ्वीराज है वो एक बहुत ही ताकतवर और बहादुर है, और इनके चाचा का नाम इसमें जो है कान्हा हमें बताया गया है। आगे देखो, चालुक्य वंशी 7 भाई पृथ्वीराज के दरबार में बैठे थे। पृथ्वीराज की उन पर कृपा थी। एक दिन भरे दरबार में उनमें से एक भाई जो है प्रतापसी ने मूंछों पर हाथ फेर दिया और कहा, प्रतापसी मुच्छन पान। तो यहाँ पे क्या बताया, एक कहानी बताई है। वो ये है कि जो चालुक्य वंश है उसके चालुक्य वंश में जो 4 भाई थे वो एक दिन पृथ्वीराज के दरबार में आकर बैठे थे, और राजा पृथ्वीराज उन 7 भाइयों को बहुत ज्यादा मानते थे। मैंने शायद गलती से 4 बोल दिया, तो ये 7 भाई। तो चालुक्य वंश में जो है 7 भाई थे। ये एक दिन आ गए पृथ्वीराज के दरबार में, और पृथ्वीराज इन 7 भाइयों को जो है बहुत मानते थे और उन पर अपनी पूरी कृपा भी रखते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भरे हुए दरबार में उन भाइयों में से एक भाई जिसका नाम प्रतापसी था, उसने क्या किया, उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेर दिया, यानी कि अपनी मूंछों को ताव दिया उन्होंने। तो ये इसी लाइन में हमें बताया गया, प्रताप सी मुच्छन पान, यानी मूंछों पर ताव दे दिया, अपनी मूछें ऐंठ ली। उनका कहना था कि कन्ह चाचा ने उसे मौत के जो है घाट उतार दिया। उसे ही नहीं, उसके भाइयों को भी। पृथ्वीराज धर्म संकट में पड़ गए। जिसकी रक्षा का भार लिया था उन्हीं का वध जो है किया गया। यह किसी और ने किया होता तो पृथ्वीराज उसे प्राण दंड देते, लेकिन कन्ह चाचा का क्या किया जाए। तो यहाँ पे ये बताया कि उन 7 भाइयों में से एक ने क्या किया, दरबार में सबके सामने अपनी मूंछों पर हाथ फेर दिया, यानी कि मूंछों को ऐठा दिया। और ये एक तरह की जो है चुनौती या फिर घमंड माना जाता था। उसका जो ऐसा करना था कि पृथ्वीराज के जो बहादुर चाचा थे, कान्हा चाचा, उन्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा आया इस बात पर कि उन्होंने तुरंत ही उस मूंछों पर ताव देने वाले को जो है मार दिया। उन्होंने सिर्फ उसी को नहीं मारा, बल्कि जो उसके बाकी के भाई थे उन सबको भी उन्होंने मार डाला, पृथ्वीराज के चाचा ने। अब इस घटना से जो है पृथ्वीराज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो सोचने लगा कि जिन लोगों की देखभाल और रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी वो मैंने ली थी, आज उन्हीं को मेरे ही दरबार में जो है मार दिया गया। और ये भी बताया आगे कि अगर ये काम पृथ्वीराज के चाचा के अलावा कोई भी और इंसान करता तो पृथ्वीराज क्या करता, उन्हें तुरंत ही मृत्युदंड दे देता। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि जो काम था वो खुद इनके चाचा ने किया था, इसलिए समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सगे चाचा का आखिरकार अब ये क्या करें। अंततोगत्वा विधान हुआ कि कन्हा चाचा की आंखों पर रत्न सर्वादि की पट्टी बांध दी गई। आंखों से पट्टी केवल 2 अवसरों पर उतारी जाए, युद्ध क्षेत्र में और शैया पर। तो अब पृथ्वीराज के चाचा को दंड तो कुछ ना कुछ देना ही था। तो आखिरकार बहुत सोचने के बाद क्या हुआ, ये उपाय निकाला गया, ये फैसला हुआ कि जो इनके चाचा हैं, इनकी दोनों आंखों पर सोने और कीमती रत्नों की जो है एक पट्टी हमेशा के लिए बांध दी जाए, ताकि उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे और ऐसा दोबारा ना हो। इसके साथ ही ये भी नियम बनाया गया कि जो पट्टी है वो आंखों से सिर्फ 2 ही मौकों पर उतरेगी। पहला मौका तब होगा जब वो किसी मैदान में जाएंगे लड़ाई लड़ने या फिर किसी युद्ध के लिए, और दूसरा मौका वो जब वो अपने कमरे में सोने या फिर आराम करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे 2 लाइन दे रखे, उसे देखो, सो पट्टी निशिदिन रहे छोरी देह द्वे छाए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो सोने और हीरो की पट्टी थी वो कन्हा चाचा की आंखों पर जो है रात दिन हमेशा बंधी रहती थी। उसे केवल 2 ही जगहों या मौकों पर खोला जाता था, के सिज्जा बामा रमत के छुट संग्राम। तो इस दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि वो 2 मौके कौन से थे, एक तो बिस्तर पर आराम करते समय जाना जब वो अपनी रानी के साथ समय बिताते हैं उस समय, या फिर दूसरा था मैदान में जब कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जाए, तो केवल तभी इन 2 मौकों पर ही जो है वो पट्टी खोली जाए। आगे देखो, कवि ने पृथ्वीराज के चरित्र का जो चित्रण किया है वह उतना आदर्श कल्पित नहीं है जितना कि यथार्थपरक। चंद द्वारा पृथ्वीराज के चरित्र का चित्रण देखे तो वह सचमुच किसी निर्भीक सरस्वती के
वदत पुत्र का वर्णन जो है प्रतीक होता है। यह भी कि चंद्र पृथ्वीराज का सच्चा मित्र एवं शुभ चिंतक है। इससे पृथ्वीराज के साथ साथ चंद्रबरदाई के भी चरित्र का जो है चित्रण हो गया है। दोनों मित्रों की मैत्री परीक्षा का सबसे धार्मिक अवसर कैमास वध में जो है उपस्थित होता है। तो जो हमारे कवि थे चंद्रबरदाई, इन्होंने क्या किया, राजा पृथ्वीराज के स्वभाव और इनके जीवन को जैसा दिखाया है वो कोई भी मनगढ़ंत या कोरी कल्पना जैसी झूठी कहानी नहीं लगती, बल्कि वो बिल्कुल सच्ची और असल जिंदगी की कहानी जैसी लगती है। जब हम चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासों के इस रूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि विद्या की जो देवी है सरस्वती, उनके किसी बहुत सच्चे और बहुत प्यारे बेटे ने जो है इस रचना को लिखा हो। और इस पूरी कहानी को पढ़कर ये भी साफ पता चलता है कि जो चंद्रबरदाई थे वो राजा पृथ्वीराज के केवल दरबारी ही नहीं थे, बल्कि वो इनके सच्चे दोस्त भी थे। और इस कहानी को बताते बताते इसमें पृथ्वीराज के साथ साथ खुद चंद्रबरदाई का स्वभाव भी हमारे सामने आता है। इन दोनों दोस्तों की दोस्ती की सबसे बड़ी बात और दिल को छू लेने वाली परीक्षा जो है तब दिखाई देती है जब हम इस कहानी में कैमास वध नाम की घटना को देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि कैमास वध पृथ्वीराज रासों का सर्वाधिक प्रामाणिक अंश है। इसी प्रसंग के 56 पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त हुए हैं। यह हम रासों की प्रामाणिकता पर विचार करते समय जो है देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो कैमास वध वाली घटना है इसे इस पूरी रचना का सबसे असली हिस्सा जो है माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के बारे में जो भी लाइनों, जो भी हमें रचनाएं दिखाई देती है, जितने भी छप्पे लिखे हुए दिखाई देते हैं, वो एक बहुत ही पुरातन प्रबंध संग्रह में जो है एक परंपरा थी, उसके आधार पर लिखे गए। और इस बात को हम सबसे पहले ही देख चुके हैं। इससे पहले की यूनिट में हमने इस बात के बारे में जो है डिटेल से जाना था। कैमास पृथ्वीराज का प्रधान माते और सर्वाधिक जो है विश्वस्त मंत्री था। पृथ्वीराज के बचपन में उसकी मां ने उसी की देखभाल में राजकाज चलाया था। पृथ्वीराज संयोगिता के विरह में स्थिर नहीं था, वह आखेट करता हुआ वन में घूम रहा था। शासन उससे जो है कैमास को सौंप दिया था। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पृथ्वीराज रासो है इसमें हमें एक पात्र मिलता है जिसका नाम है कैमास। संस्कृत में इसी कैमास को कदम्बवास भी कहा जाता है। ये राजा पृथ्वीराज के सबसे बड़े मंत्री और सबसे भरोसेमंद साथी थे। जब राजा पृथ्वीराज जो है बहुत छोटे थे तब कैमास की मां ने क्या किया था, पूरा पृथ्वीराज की देखरेख की थी और पूरा राजपाट भी इन्होंने संभाला। आगे चलकर क्या हुआ, जब राजा पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता की याद में बेचैन होकर परेशान रहने लगे और उनका मन कहीं भी नहीं टिकता था, तो वो शिकार पर निकल जाते थे। इस वजह से उन्होंने जो राजपाट चलाने का काम और प्रजा को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो अपने इसी मंत्री कैमास को इन्होंने दी थी। अब यहाँ पंक्तियां उसे देखो। तिही तब आखेटक भई बबई थिर न रही चहुआन। इसमें वो कह रहे हैं कि उस समय राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बस शिकार खेलने के चक्कर में यहाँ वहाँ जंगलों में भटक रहे थे और उनका जो मन था वो एक जगह बिल्कुल शांत नहीं बैठ रहा था। वर प्रधान जुगुनी प्रहर घर रखई परवान। इसमें वो कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद जो सबसे बढ़िया और जो सबसे खास मंत्री था वो दिन रात चौकन्ने रहकर क्या करता था, पूरे राजमहल और राज्य की सुरक्षा का जिम्मा बखूबी संभाल रहा था। और वो मंत्री कौन था, वो था कैमास। इधर कैमास की बुद्धि धर्मशीन हो गई। जो राजा की प्रतिमा है उसका मन रमणियों में रम गया। उसके हाथ में तीर नहीं, वह वासना में शैया गति को जो है प्राप्त होने लगा। अब आगे की कहानी क्या है, अब कहानी में एक मोड़ आ जाता है। वो ये था कि जो कैमास है उसकी अब अकल जो है वो खराब होने लग जाती है। वो सही और गलत का तर्क भूल जाता है। जो इंसान राजा की गैर मौजूदगी में उनकी जगह पर बैठता था और जिसे राजा जैसा बर्ताव करना चाहिए था, उसका मन क्या हुआ, अचानक से राजकाज से हट गया और वो भोग विलास और औरतों के चक्कर में पड़ने लगा। अब उसके हाथों में राजपाट सहेजने या फिर दुश्मनों से लड़ने के लिए कोई हथियार या तीर नहीं बचा, बल्कि वो क्या करता था, वो अपनी गलत इच्छाओं के वश में होकर बस बिस्तर पर आराम फरमाने और इसमें जो है डूबने लगा। इसी पर यहाँ पे कुछ पंक्ति दे रखी है, उसे देखते हैं। राजम जा प्रतिभा सचिन धर्मा रामा रमे सा मातीन नितिरे कर काम वाम बसना
संगे सिज्जा गति। तो इस लाइन में कह रहे हैं कि जो मंत्री राजा का रूप बनकर गद्दी संभाल रहा था, उसकी बुद्धि जो है अब पूरी तरह से पलट गई थी और वो राजधर्म को भूलकर बस सुंदर स्त्रियों के साथ समय बिताने में खो गया। उसने अपने हाथों से क्या किया, सारे अच्छे और नीति वाले काम जो है उन्हें करना बंद कर दिया था और वो पूरी तरह से काम वासना के जाल में फंसकर बस पलंग और कमरों तक ही सीमित होकर रह गया था। कैमास कर्नाटी नाम की दासी पर अनुरक्त था। रात्रि में वह उसके महल में विहार कर रहा था। पृथ्वीराज को यह समाचार उसकी बड़ी रानी इच्छिनी ने भिजवाया। पृथ्वीराज ने रात में ही आकर जो है कैमास की हत्या कर दी। प्रातः भरे दरबार में अनजान बनकर पूछा, कैमास कहाँ है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई से पूछा। चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया, मैं पाताल और आकाश के बीच का सब रहस्य बता सकता हूँ, किंतु दाहिम यानी कि कैमास दुर्लभ हो गया है, मुझसे कहा नहीं जाता। पृथ्वीराज ने चंद्र से कहा, तुम क्या आकाश पाताल की बातें कर रहे हो? यह तो बताओ कि कैमास कहाँ है, या मुझे हर सिद्धि का वर प्राप्त है। यह कहना छोड़ दो, निकम्मे कवि, काव्य रचना बंद कर दो। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो मंत्री था कैमास, जिसके बारे में हमने अभी तक जाना, वो मंत्री क्या था, एक दिन महल की करपाणी नाम की जो एक रानी थी उसके प्यार में पड़ गया और वो क्या करने लगा, वो रात को उस दासी के महल में उसके साथ घूम रहा था और समय बिता रहा था। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली उसकी पत्नी इंचिनी से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्से में आकर कैमास को मार दिया। और अगले दिन जब सुबह हुई तो दरबार लगा जब, तो पृथ्वीराज ने बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे कि वो अनजान हो और उसने पूछा कि जो कैमास है वो कहाँ पर है। अब दरबार में बैठे किसी भी इंसान ने जो है डर के मारे इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब पृथ्वीराज ने इनके जो दोस्त थे और इनके जो कवि हैं चंद्रबरदाई, इनकी तरफ देखा और इनसे पूछा। चंद्रबरदाई जो थे वो सब जानते थे। उन्होंने जवाब दिया कि महाराज, मैं जो हूँ, मैं धरती के नीचे और पाताल से लेकर ऊपर आसमान तक की हर छिपी हुई बात का राज जो है वह खोल सकता हूँ, लेकिन जो आपका दाया हाथ था यानी कि जो कैमास था, वो अब इस दुनिया में कहीं मिलना जो है वो नामुमकिन है। इसलिए इस बारे में जो है मुझसे आप मुंह मत खुलवाओ, ऐसा चंद्रबरदाई ने कहा। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान ने सुनी तो वो बोले कि तुम आसमान और पाताल की फालतू बातें जो करते हो उसे करना बंद कर दो। मुझे सीधे सीधे बताओ कि कैमास कहाँ गया है, और या फिर जो तुम हमेशा ये कहते रहते हो कि मुझे सिद्धियां प्राप्त है, तो ये बात कहनी छोड़ दो। अगर तुम मुझे बता नहीं सकते कि कैमास कहाँ है। तो ये वार्तालाप हुआ अगले दिन दरबार में। अब इस पर कुछ पंक्तियां हैं, वो भी देखो। कहाँ भुजंग, कहाँ उदयसुर, निकम्मू कंब कवि छंदू। तो इसमें ये इन पंक्तियों का ये मतलब है कि जब राजा ने यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने गुस्सा किया तो जो कवि चंद्रबरदाई थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन में कहा कि कहाँ तो आप सांप जैसे खतरनाक मंत्री कैमास और कहाँ वो बेचारा सीधा साधा पक्षी, इन दोनों का आपस में कोई भी मुकाबला नहीं है। राजा ने मुझे निकम्मा कवि कहा, लेकिन सच तो ये है कि मैं जो हूँ मैं सब जानता हूँ। कैमास बताई मोही कह हर सिद्धि पर छंदू। इस पंक्ति में कह रहे हैं कि राजा ने मुझसे जो शर्त रखी है कि या तो तुम मुझे सीधे सीधे ये बताना होगा कि कैमास का है, या फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें जो है देवी सिद्धियों का कोई आशीर्वाद नहीं मिला है। चंद ने सोचा, पृथ्वीराज सांप के मुंह में उंगली डाल रहा है, अब मुझे सच जो है वो बताना पड़ेगा। चंद्रबरदाई को स्वप्न में सरस्वती ने आकर सब बता दिया था और चंद की काव्य धारा प्रवाहित हो उठी। अब ये था कि पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को बताने के लिए कहा था। तो राजा की बात सुनकर चंद्रबरदाई ने क्या किया, इन्होंने अपने मन में सोचा कि जो राजा पृथ्वीराज हैं ये बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। वो जानबूझकर क्या कर रहे हैं, सांप के बिल में उंगली डाल रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुझे छुपा हुआ ये जो सारा सच है वो साफ साफ बताना पड़ेगा। असल बात ये थी कि चंद्रबरदाई को रात में सपने में अंदर से जो है एक विद्या की देवी सरस्वती ने आकर जो कैमास के साथ घटना घटी थी उसके बारे में बता दिया था। और इसके बाद सच बोलने के लिए कवि चंद्रबरदाई ने क्या किया, अपने मुंह से कविता की कुछ पंक्तियां निकाली। अब वो पंक्तियां क्या है और उन्होंने क्या कहा उसे देखते हैं। ये वो पंक्तियां जिसमें चंद्रबरदाई क्या कह रहे हैं, एकु बाण पुहिमी नरेश कैमासह मुक्कऊ। इसमें चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि पृथ्वी के राजा पृथ्वीराज चौहान ये रात के समय में अपने हाथ से केवल एक तीर सीधे उस मंत्री कैमास पर जो है इन्होंने छोड़ा। उर ऊपरी
शरहरी उधीर कशंतर चुक्कऊ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीर था जो पृथ्वीराज ने छोड़ा था वो सीधे जाकर कैमास की छाती पर लगा, और जैसे ही वो तीर कैमास को लगा तो यमराज ने आकर क्या किया, उसकी जान निकाल ली, यानी कि उसकी मौत हो गई। बियू बान संधानी हनऊ सोमेश्वर नंदन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि राजा सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज चौहान, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दूसरा तीर कमान पर चढ़ाया और उसे पृथ्वीराज चौहान ने चला दिया। गाउट करी निघऊ शनिव खोदऊ समरी धनी। और कैमास को मारने के बाद आपने रात में ही क्या किया, जमीन के अंदर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में कैमास की लाश गाड़कर ऊपर से मिट्टी डालकर सब कुछ बराबर कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। थर छंडी नजाई अभाग रऊ गारई गहऊ जू गुन शरऊ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जगह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी जिसे डरकर छोड़ दिया जाए, बल्कि उस अभागे मंत्री कैमास को जो है आपने उसी जमीन के अंदर दबा दिया जो बहुत गहरी है, और आपने अपने गुणों के कारण ही इस राज को जो है छिपा रखा है। इसे जपई चंद बिरदा सु कहो निमिद्दी ही यह प्रलय। इसमें आखिरी लाइन में चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि इस तरीके से कवि चंद्रबरदाई ने क्या किया, राजा पृथ्वीराज की बची हुई जो सारी कहानी थी वो बहादुरी से सबके सामने रख दी। उन्होंने ये कहा कि महाराज जो बात जैसी हुई थी मैंने पूरा सच जो है आपके सामने कह दिया, आप चाहे आपको कोई कयामत या प्रलय ही क्यों ना आ जाए। तो ये सब पंक्तियों में चंद्रबरदाई ने बताया। एक साथ दोबारा समझते हैं। चंद्रबरदाई ने बताया इन पंक्तियों में कि कैमास को जो है आपने अपने तीर से उसकी छाती पर वार किया था और उस तीर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपने कैमास को जो है गहरा गड्ढा खुदवा के उसमें आपने उसको दफना दिया, और ये बात चंद्रबरदाई ने क्या किया, सबके सामने बता दी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें बताने के लिए उकसाया था। आगे देखो, चंद ने कैमास वध का अंतर्बाह्य विवरण देते हुए बताया, सूफी नरेश, तुमने एक बाण कैमास को मारा, वह उसके वक्ष पर खरहरा हुआ आग से चूक गया, दूसरे बाण का संधान करके तुमने उसे मार डाला। शाकंभरी नरेश पृथ्वीराज, तुमने खन खोदकर गड्ढे में उसे डाल दिया, अब उस अभागे से वह थल छोड़ा नहीं जा रहा, उसे गुण रूपी पाषाण ने दृढ़ता से पकड़ रखा है। चंद्रबरदाई कहता है कि यह प्रलय कहाँ निपटेगा, तुम्हारे इस अकार्य का जो है क्या फल होगा। तो जो अभी हमने पंक्तियों का सार पढ़ा था ये उसी के बारे में बताया यहाँ पे। आगे है, मध्यकालीन सामंत निरंकुश होता था, पृथ्वीराज के एक इशारे पर चंद का क्या हो सकता था यह सोचिए, तब अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रबरदाई कितने निर्भीक सरस्वती पुत्र थे, वह कवि की मर्यादा का निर्वाह कर सकते थे। चंद्रबरदाई का उत्तर सुनकर सभा में खलबली मच गई। अपने कानों से चंद का बयान सुनकर सभासद अपने घर भाग गए। पृथ्वीराज को रात भर नींद नहीं आई। चंद्रबरदाई ने उस समय की सभा का जो वर्णन किया है वो मध्यकाल में दुर्लभ है। यथार्थपरकता और चंद की निर्भीकता दोनों का प्रमाण जो है इस वर्णन में है। तो यहाँ बताया गया कि पुराने समय में जो राजा और जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे वो अपनी मनमानी करते थे और उन पर किसी का कोई भी बस नहीं चलता था। राजा पृथ्वीराज के केवल एक छोटे से इशारे पर कवि चंद्रबरदाई का क्या हाल हो सकता है, यानी कि उन्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। अगर इस बारे में सोचे तो हमें अंदाज़ा होगा कि चंद्रबरदाई कितने निडर और कितने साहसी कवि थे। वो सचमुच विद्या की देवी सरस्वती के बेटे थे, जो उन्होंने बिना डरे जो है पृथ्वीराज का जो राज था वो पूरी सभा के सामने बता दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि एक सच्चे कवि का फर्ज निभाकर अपनी मर्यादा को चंद्रबरदाई ने निभाया। चंद्रबरदाई का ऐसा बेबाक जवाब सुनते ही क्या हुआ, उस समय सभा में जितने भी लोग थे उनके बीच हलचल मच गई। सब हैरान हो गए और अपने ही कानों से कवि की ये बातें सुनकर दरबार में जितने भी लोग बैठे थे वो इतने डर गए कि चुपके से उठकर वहां से चले गए। यहाँ तक कि जो खुद राजा पृथ्वीराज चौहान थे वो भी इतने बेचैन हुए कि उन्हें उस पूरी रात जो है नींद ही नहीं आई। और इस पूरी घटना से हमें कवि चंद्रबरदाई के निडर स्वभाव का जो है एक सबूत मिलता है। राजसभा में संभ्रम हुआ। उसे शांत करने के लिए प्रधान दरबार ने प्रवेश किया। सभी सामंतों के सिर पर मानो जो है लाठी लगी। केवल चंद
बरद्दा स्थिर रहा, वह विमुख नहीं हुआ, मुख नहीं मोड़ा, पैर नहीं सरकाया। मुख क्रोध से यूं सूख रहा था मानो ग्रीष्म में सूर्य के तेज से जल रात के पति के जगते घर घर में जो है बात फैल गई कि दाहिम यानी केवास का ऐसा दोष लगा है कि कलंक नहीं मिटेगा। तो यहाँ बताया कि उस समय राज्यसभा के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट और अचरज का एक माहौल बन गया था और उस बिगड़ते हुए माहौल को संभालने और उसे शांत करने के लिए महल का जो मुख्य पहरेदार था यानी कि जो प्रधान था वो अंदर आया। दरबार के बाकी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और सामंत वहाँ पे मौजूद थे उनके सिर पर तो जैसे क्या हुआ तेज लाठी पड़ गई थी, यानी कि वो पूरी तरह बिल्कुल ही सन्न होकर बैठ गए थे। लेकिन इन सबके बीच भी हमारे जो कवि चंद्रबरदाई थे वो अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूती से डटे रहे। वह ना तो अपनी बात से पीछे हटे और ना ही उन्होंने अपना मुंह मोड़ा और ना ही डर के मारे वो पीछे हटे। उस समय गुस्से और तनाव की वजह से दरबार का जो माहौल था वो ऐसा हो गया था मानो कि गर्मी के मौसम में सूरज की तेज धूप और गर्मी से जो है वो सारा पानी सोख रही है। फिर इसके बाद रात के राजा यानी कि चंद्रमा के छिपने से ठीक पहले क्या हुआ और सुबह होने से ठीक पहले ये बात हर जगह फैल गई कि राजा ने जो है कैमास का वध कर दिया। ये बात सब जगह पहुंची और इसका पूरा कलंक जो है अब राजा की जिंदगी पर लग गया जो कभी भी मिट नहीं सकता है। अब यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन पंक्तियों को देखते हैं। राजमज्जी संभव पट दरबान परदिट। इस लाइन में बताया जा रहा है कि जब चंद्रबरदाई ने सच बताया तो राजा के दरबार के बीच क्या हुआ, उसमें अचानक सब लोग हैरान और परेशान हो गए और इस माहौल को शांत करने के लिए जो जाना माना मुख्य दरबार था वो आगे आया। बहुर सब सामंत मनऊ लगिए सिरम लिठिए। इसमें बताया जा रहा है कि दरबार में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और जो सामंत थे उन सबको ऐसा झटका लगा मानो कि उनके सर पर किसी ने जोर से जो है लाठी मार दी हो। रहयऊ चंद बिरदिया विमुष मुख पगना सरक्यऊ गिमिर तेजबर भट्ट रोस जल चिनी चिनी सुक्यऊ। इन दो लाइन में बताया गया कि इतने तनाव के बाद भी जो कवि चंद्रबरदाई थे वो अपनी जगह पर जो है निडर होकर खड़े रहे। उन्होंने राजा से अपना मुंह नहीं मोड़ा और ना ही डर के मारे जो है वो पीछे हटे। गुस्से के कारण कवि का जो मुंह था वो पूरी तरह सूख गया था, ठीक वैसे ही जैसे कि भयंकर गर्मी के मौसम में क्या होता है, तेज धूप से जो पानी होता है वो सूख जाता है। ऋतरी कंत जगंत रई चली घर गगरी बतरी देही मऊ दोष लग्यऊ शरऊ मिट्टई न कलीसु उतरी। इन दो लाइनों में बताया गया कि रात के राजा यानी कि चंद्रमा के छिपने और सूरज होने से पहले ही ये बात जो है चारों ओर फैल गई और लोग जो है वो अपने घरों में इस पर चर्चा भी करने लगे कि मंत्री कैमास पर ऐसा बड़ा दोष लग गया था कि उसकी लाश को मिट्टी में दबा दिया गया है, जिसके कलंक को अब कोई जो है वो मिटा नहीं सकता था। और यही बात कवि ने जो है राजा के सामने साफ साफ कह दी थी। चंद की निर्भीकता एवं चारित्र्य दृढ़ता का प्रमाण जो है रासों में तब मिलता है जब कैमास की पत्नी को वचन देकर वह पृथ्वीराज से कैमास का शव उसे देने को कहते हैं। कैमास की पत्नी सती होना चाहती थी और कैमास का शव केवल पृथ्वीराज ही उसे दे सकते थे। चंद्रबरदाई कुपित पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे, बोले, पृथ्वीराज, तुम्हारी कीर्ति के कमल को कैमासवध ने कवलित कर दिया है, तुम उसका शव दे दो। इसके बाद चंद्रबरदाई ने जो कुछ कहा वह दृष्टव्य है। अब क्या हुआ, ये जो हमने सभा का माहौल देखा इसके बाद का हमें बताया गया यहाँ पे कि जो कवि चंद्रबरदाई है वो कितने निडर थे और अपने वादे के कितने पक्के थे। ये अब हमें आगे के प्रसंग में देखने को मिला कि जब कैमास की जो पत्नी है उसको एक वचन दे देते हैं, कैमास की पत्नी से ये वादा करते हैं चंद्रबरदाई कि वो राजा पृथ्वीराज से बात करके कैमास की जो लाश है उसको वापस दिला देंगे। असल में क्या था, कैमास की पत्नी अपने पति के साथ सती होना चाहती थी
और जो कैमास की लाश जिस गड्ढे से निकलवाने का काम था वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही करवा सकता था। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया, अपने वादे को निभाने के लिए वो पृथ्वीराज के दरबार में गए। उन्होंने सीधे राजा से कहा कि हे पृथ्वीराज, आपकी जो इतनी बड़ी साख और इतना बड़ा जो नाम है, उस सुंदर नाम को इस कैमास के वध ने क्या किया, पूरी तरीके से कलंकित कर दिया है और उस पर दाग लग गया है। इसीलिए आप मेहरबानी करके क्या करो, उसकी लाश उसकी पत्नी को दे दो। इसके बाद आपकी बात को समझाने के लिए पृथ्वीराज को जो है चंद्रबरदाई ने एक उदाहरण भी दिया। अब यहाँ पे वो उदाहरण क्या दिया इन्होंने, वो देखते हैं। रावण ने भी पराई स्त्री का हरण किया था। क्रुद्ध राम ने उसे बाण से मारा, किंतु उसका शव नहीं छिपाया था। इसी प्रकार बाली का सुग्रीव ने प्राण लिया। चंद्रमा ने गुरु पत्नी से रमण किया, किंतु उसके शव को पृथ्वी में किसने गाड़ा? पांडु ने सूर्य को नहीं गाड़ा, कुंती के साथ रमण करने के अपराध में। सहदेव से पूछ लो। गौतम ने इंद्र को नहीं गाड़ा, हाँ शाप अवश्य दिया। इस दोष पर इतना रोष अनुचित है। सुनो सामरंध्री, कैमास को जो है मत गाड़ो। अब यहाँ पे जो चंद्रबरदाई है वो राजा के दरबार में जाते हैं उन्हें समझाने, और राजा को एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि महाराज, पुराने समय में रावण ने भी क्या किया, दूसरी स्त्री का हरण करने की एक बहुत बड़ी गलती की थी। तब गुस्से में आकर भगवान राम ने जब उन्हें मारा तो मारने के बाद उनकी लाश को कहीं पर भी छिपाया नहीं था। इसी तरह अगर हम बाली को देखें तो बाली की जान भी जो है वो सुग्रीव के कारण गई थी, पर उनका भी शव कहीं छुपाया नहीं गया। ऐसे यहाँ पर हमें और भी उदाहरण दिए, जैसे कि चंद्रमा ने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु की पत्नी के साथ गलत काम किया था, फिर भी इनके शरीर को धरती में लाकर गाड़ा नहीं गया था। ऐसे और भी उदाहरण देकर चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज को समझाया। अब यही बात जो है यहाँ पर पंक्तियों में कही गई है, उसे देख लेते हैं एक बार। रावण किनी गाडियो क्रोध रघुराय बाण दीनी, बाली किनी गडिये सुत सुग्रीव जी लिए। इसमें वो कह रहे हैं कि जब रघुनाथ यानी कि भगवान राम ने गुस्से में आकर रावण को अपने तीरों से मार गिराया था, तब क्या उन्होंने रावण को जमीन के अंदर गाड़ दिया था? ऐसा नहीं किया था उन्होंने। और जब सुग्रीव के कारण बाली की जान चली गई थी, तब क्या किसी ने बाली को गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर दबवाया था? चंद किनी गाडियों किए गुरु दार सो किल्लई, रवि नपऊ गिड्यऊ पुछ सहदेव पहिल्लई। आगे की दो पंक्ति में कह रहे हैं कि चंद्रमा ने जब अपने गुरु की पत्नी के साथ गलत काम करने का पाप किया, तब क्या किसी ने चंद्रमा को जाकर धरती के अंदर गाड़ा था? आगे कह रहे हैं कि ना तो पांडु को गाड़ा गया। अगर इस बात पर शक हो तो आप सबसे पहले जो है सहदेव से पूछ लीजिए। गाड्यो न इंदु गौतम ऋषि बल सराप छंडिये जिनी, इह रोस दोष पृथ्वीराज सुन मम गाडिये संबर घनी। अब इन दो लाइनों में वो कह रहे हैं कि गौतम ऋषि ने जब अपनी पूरी ताकत से इंद्र को केवल श्राप देकर छोड़ दिया था, उन्होंने भी इंद्र को जो है जमीन के अंदर नहीं गाड़ा। और राजा पृथ्वीराज, इस गलती पर इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात को मन से जो है सुनिए और कैमास को इस तरह जो है ज़मीन के अंदर मत गाड़िए। तो ये इन्होंने बोला। अंतोगत्वा पृथ्वीराज ने कैमास का शव जो है कैमास की पत्नी को सौंप दिया और वो सती हो गई। इस मनमुटाव के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई जो है आपस में गले मिले, और इस मित्र मिलन का जैसा मार्मिक चित्रण कवि ने किया है वह अनुपम है। क्या चित्रण किया है इसमें? वो कह रहे हैं, दोई कंठ लगिए गहन नयनह जलगल नहान। इसमें बताया जा रहा है कि जब राजा का दिल पिघला तो वो दोनों दोस्त यानी कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ये दोनों भावुक होकर एक दूसरे के जो है गले लग गए, और इनकी आंखों में इतने आंसू बहे मानो उन्होंने आंसू के जल से ही जो है स्नान कर लिया हो। दोनों गहन भाव से कंठ लगे, गले लगे गहन भाव से, और नयनों के जल से भीगकर जो है स्नान किया। इतने आंसू निकले उनके कि उन्होंने उन्हीं से स्नान किया, ऐसा लगा मानो। तो ये मुहावरा एक। पृथ्वीराज की वीरता का चित्रण प्रायः युद्ध के प्रत्येक प्रसंग में हुआ। पृथ्वीराज की वीरता सामंती नैतिकता से पुष्ट है। संयोगिता विवाह के अवसर पर कन्नौज युद्ध में विश्वस्त सेनापति ने पृथ्वीराज को संयोगिता सहित दिल्ली पहुंच जाने की राय दी। पृथ्वीराज जैसा शूरवीर इसे सहन नहीं कर सका, उसने अपने सेनापति को जो है उत्तर दिया। अब यहाँ आगे का प्रसंग बताया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान इतने वीर और इतने बहादुर थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इनकी ये जो बहादुरी थी वो सब उनके ज़माने के राजाओं के
ऊंचे नियम से जो है बंधी हुई थी। जब संयोगिता के साथ पृथ्वीराज की शादी की बात चल रही थी, तब कन्नौज की लड़ाई के समय सबसे पहले भरोसेमंद सेनापति ने क्या किया, पृथ्वीराज को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप जो है संयोगिता के साथ चुपके से दिल्ली पहुंच जाओ और बाकी लड़ाई जो है हम देख लेंगे। लेकिन पृथ्वीराज जैसे निडर और महाबहादुर राजा को ये बात सही नहीं लगी। वो हार मानकर या छिपकर भागने की बात को सह नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, अपने सेनापति को उनकी इस सलाह पर जवाब दिया। अब उन्होंने अपने सेनापति को क्या कहा वो देखते हैं। पृथ्वीराज कह रहे हैं कि मुझे मरण का भय दिखा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। तुम जो मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, क्या वह यम की चिट्ठी के बिना संभव है? तुमने भीम को हराया, इसी का तुम्हें गर्व हो गया है। मैंने शहाबुद्दीन गोरी जैसे को हराया है। हिंदू और तुरुक दोनों मेरे शरणागत हैं। उसे तुम शरणागत करना चाहते हो? तुम शूर सामंत बूझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर इतना बोझ मत रखो। तो ये पृथ्वीराज ने जो है अपने सेनापति को कहा कि तुम जो है मुझे मौत का डर मत दिखाओ। तुम्हारी अक्ल ने क्या काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम जो मुझे ये बात कह के डरा रहे हो, तुम खुद सोचो कि यमराज के बुलावे के बिना क्या कभी किसी की मृत्यु हुई है? तो ऐसे उन्होंने 2-3 बातें बताई और इस तरीके से उसे जवाब दिया। पृथ्वीराज की इस युक्ति में उनकी अकुतोभयता, दर्प, पराक्रम, औदात्य, शूर सामंतों से आत्मभाव सब कुछ झलक रहा है। हिंदू तुरुक दोनों मेरी शरण में हैं के कथन से शासक योद्धा के रूप में हिंदू तुरुक दोनों पर जो है उसका समान भाव से व्यंजित हो रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो बातें थी, इन्हें सुनकर पता चलता है कि वो कितने निडर व्यक्ति थे। उन्होंने किसी का डर जो है उन्हें नहीं सताता था। इनकी बातों में इनका स्वाभिमान, ताकत और इनकी जो बहादुरी थी वो हमें दिखाई देती है। जब वो कहते हैं कि हिंदू और तुर्क दोनों ही मेरी शरण में है, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि एक राजा और एक योद्धा के रूप में वो अपनी प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। उनके दिल में सभी के लिए समान आदर था। और इनकी यही बातें साबित करती है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो कितने महान और कितने जो है एक सच्चे वीर और सच्चे राजा थे। ऐसा कथन पृथ्वीराज चौहान के वीरत्व की जो है प्रतिष्ठा करता है। शूर सामंत होने के साथ पृथ्वीराज दिलासी भी है। राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन सुनकर वह पूर्व राग से विह्वल हो उठता है। वस्तुतः उसकी विलासिता ही उसके पराभव का, उसी के क्यों पूरी जाति के पराभव का कारण है। चंद ने पृथ्वीराज के दोषों को छिपाया नहीं है। कैमासवत के प्रसंग में हम देख चुके हैं। संयोगिता के साथ केली विलास के वर्णन में कवि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि संयोगिता की प्रोण रति में निमग्न वह नहीं जान पाता था कि कब रात हुई, कब दिन हुआ। गुरु, बंधुओं, भृत्यों, लोगों सबकी गति जो है उसके विपरीत हो गई। तो यहाँ बताया कि जहाँ एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े और इतने बहादुर योद्धा थे, वहीं ये दूसरी तरफ इनके अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जीने की और इनकी कमियां भी हमें यहाँ पे बताई। जब वो किसी सुंदर राजकुमारी के बारे में सुनते थे पृथ्वीराज चौहान, तो वो बिना मिले ही जो है उसके प्यार में पड़ जाते थे और उसके लिए बेचैन हो जाते थे। अब ये भी बात थी कि इनकी ये आराम पसंद करने की जो जिंदगी थी और ये जो गलत आदतें थी, ये आगे चलकर इनकी हार का कारण बनी। और सिर्फ इनकी हार का ही नहीं, बल्कि इस वजह से समाज में बहुत नुकसान हमें देखने को मिला। कवि चंद्रबरदाई ने अपने दोस्त पृथ्वीराज की इन कमियों को कभी भी छुपाया नहीं था, बल्कि इनके बारे में भी सच सच अपनी रचना में लिखा। जैसे कैमास को मारने वाली कहानी में हम देख चुके हैं कि जब राजा संयोगिता के साथ महलों में समय बिता रहे थे, तब कवि ने साफ साफ दिखाया कि पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहता था। वो ये तक भूल जाते थे कि कब रात हुई, कब दिन हुआ। और इस वजह से इनके जो गुरु हुए, इनके भाई बंधु थे, इनके नौकर चाकर थे, यानी हर एक इंसान की राय जो है इनके लिए इस मामले में बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। अब यहाँ पंक्ति दी गई है, इस पर वो देखते हैं। अहनिसी सुब्दी न जानही माननी प्रोण रति, गुरु बंधव भृत लोई भई विपरीत गति। तो इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि राजा पृथ्वीराज अपनी रानी के प्यार में इस कदर खोए रहते थे कि उन्हें दिन और रात की जो है कोई सुध-बुध या होश नहीं रहता था। और राजा के इस बर्ताव के कारण इनके गुरु, भाई, रिश्तेदार, सेवक, राज्य और राज्य के आम लोग थे, उन सभी की सोच और जो राय थी वो राजा के बिल्कुल उलट, यानी कि इनके खिलाफ हो गई थी। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के साथ कृति में प्रायः सर्वत्र है।
जब तक पृथ्वीराज पर कोई संकट पड़ता है या वह सन्मार्ग से विचलित होता है, चंद्रबरदाई उसे निर्भीक सलाह देता है, सच्चे शुभ चिंतक मित्र की भांति। मध्यकाल के वातावरण में चंद्रबरदाई का ऐसा दीप्त चरित्र जो है अद्वितीय है। इस प्रसंग में सर्वाधिक मार्मिक एवं करुण स्थिति उस समय दिखलाई पड़ती है जब गजनी के कारागार में अंधे पृथ्वीराज की भेंट चंद्रबरदाई से होती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने रासों के इस प्रसंग की मार्मिकता पर विचार करते हुए लिखा है। तो यहाँ पे बताया कि इस पूरी रचना यानी कि पृथ्वीराज रासों में इसमें राजा पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रबरदाई का जो साथ है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। जब कभी भी राजा पृथ्वीराज के ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर वो कभी सही रास्ते से भटकने लगते हैं तो चंद्रबरदाई क्या करता है, बिना डरे उनको बिल्कुल सही सलाह देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा और भलाई करने वाला दोस्त अपने दूसरे दोस्त को सलाह देता है। उस समय के माहौल में देखें तो चंद्रबरदाई का ऐसा चमकता हुआ और मजबूत स्वभाव जो है वो सचमुच अपने आप में बहुत अनोखा था। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक घटना हमारे सामने आती है जो बहुत दुखी कर देने वाला भी एक नज़ारा है। इसमें जब गजनी की जेल के अंदर अपनी आंखें खो चुके यानी अंधे हो चुके पृथ्वीराज से इनके दोस्त चंद्रबरदाई की मुलाकात होती है तो वो जो घटना हमारे सामने प्रस्तुत की गई है वो बहुत हमें मार्मिक दिखाई गई है और इसके बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है अपनी रचना में भी हमें बताया। अब इन्होंने क्या प्रसंग बताया नामवर सिंह ने अपनी रचना में, उस प्रसंग को देखते हैं। वह प्रसंग जितना मार्मिक है वह अंधा नरेश अपने प्रिय सहचर चंद का स्वर सुनता है। पहले वह पहचान नहीं पाता, फिर थोड़ी देर बाद स्वर के सहारे पहचान लेता है। उल्लास होता है लेकिन फिर न जाने कितने भाव मन में उठते हैं। शायद यह है कि आज इस विरुद्ध के उपलब्ध में पहले की तरह पुरस्कार देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शायद यह है कि आज यह विरुद्ध व्यंग्य की तरह चुभता है। शायद यह है कि अपना यह विपन्न रूप चंद को दिखाने के लिए मैं क्यों जीता हूँ। शायद यह है कि डूबते को तिनके का सहारा मिला और बहुत दिनों के बाद परदेश में स्वजन का स्वर सुनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पृथ्वीराज कुछ नहीं बोलता, केवल यहाँ तक समझते हैं पहले। अब ये सीन बताया गया कि ये जो दृश्य है कितना भावुक रहा होगा कि जब जेल में आंखें खो चुका जो पृथ्वीराज है वो सबसे पहले क्या करता है, चंद्रबरदाई की आवाज़ को सुनता है। शुरुआत में तो वो उसकी आवाज़ नहीं पहचानता लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाती है कि उनका दोस्त है। अब दोस्त को पाकर पहले तो उनके मन में बहुत खुशी होती है, पृथ्वीराज चौहान बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो बहुत दुखी भी हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आज इस बड़ी मुसीबत के मौके पर मेरे पास अपने दोस्त को इनाम देने के लिए कोई तोहफा ही नहीं है। और उनके मन में, पृथ्वीराज के मन में जो है तरह तरह के सवाल भी उठने लगते हैं। अब इनके बाद जो है पृथ्वीराज कुछ पंक्तियां बोलता है, उनको देखते हैं कि इसमें पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं। नेहा नीर रुकी कंठ कवि, नैन भाल झलझई पानी, बिन बोतल बोलियो नृपति, चंद चिंती बरखानी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथ्वीराज जो है वो अपने प्यारे दोस्त को सामने पाकर उसको गले से लगा लेते हैं और आंसुओं के कारण वो पूरी तरह भर आते हैं। वे कुछ बोल नहीं पाते और उनकी आंखों से आंसुओं के मोती की जो माला है वो लगातार टपकने लगती है और राजा बिना कुछ अपने मुंह से बोले ही अपनी आंखों के आंसुओं और अपनी हालत से अपने दिल की जो सारी बातें हैं वो चंद्रबरदाई को साफ साफ कह देते हैं। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। आगे देखते हैं। यहाँ बिन बोतल बोलियो नृपति, यह सब कुछ कह देता है जो राजा के मन में था, मतलब बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। पृथ्वीराज ही नहीं, चंद के मन की व्यथा भी वह प्रकट कर देते हैं। अनुभूति की असीमता को शब्दों में अपव्यय नहीं, मौन एवं शब्द संयम व्यंजित करता है। कबीर, तुलसी, सूर निराला की भांति चंद्रबरदाई भी इसे जानते थे, इसीलिए सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग में शब्दों का नहीं मौन का इन्होंने उपयोग किया। तो यहाँ पे बताया गया कि ये छोटी सी जो लाइन थी वो सब कुछ बता देती है जो उस समय राजा पृथ्वीराज के दिमाग में चल रही थी और ये सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उनके दोस्त चंद्रबरदाई की तकलीफ को भी सामने रखती है। तो जब हमारे दिल की बहुत गहरी फीलिंग्स या बहुत बड़ा दुख होता है तो उसे जताने के लिए हमारे पास जो शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं। ठीक वैसा ही इस समय पर भी था। तो ऐसे ही हमारे बहुत से कवि हुए जैसे कि कबीरदास हो गए, तुलसी, सूर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इसी तरह के थे जैसे कि चंद्रबरदाई थे। और यही वजह थी कि ये जो पृथ्वीराज रासों की रचना है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मानी गई।
अब इसकी एक पंक्ति भी है, वो है बिन बोतल बोलियो नृपति। तो इसका मतलब यही है कि जेल के अंदर अपने दोस्त को देखकर जो राजा पृथ्वीराज है उनका दिल इतना भराया कि उनके मुख से कोई शब्द के बोल नहीं निकले, बल्कि वो बिना कुछ बोले ही अपनी आंखों के मौन से जो अपना पूरा हाल था वो चंद्रबरदाई को कह देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके कथानक को देखा जिसमें हमने कैमास वध के बारे में जाना। अब इसका दूसरा सर्ग है कन्वज समय। इसके बारे में जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।